Hello everyone, today we are going to discuss paper code BSOC 133 Sociological Theories। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ से आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustannowledge.com ये हमारी वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पर चले जाएंगे आपको ऐसी वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्या है, ये देखिए सर्च कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ से आप आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए BSOC 133, तो यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम है आप उस मीडियम पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ से गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस मार्क्स व्यू ऑन सोशल चेंज एंड रिवोल्यूशन। यानी कि मार्क्स के क्या व्यू हैं आपके सोशल चेंज पे और रेवोल्यूशन पे। सो कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन सोशल चेंज बाय लिंकिंग इट क्लोजली टू इकोनॉमिक फोर्सेस एंड क्लास रिलेशंस। कार्ल मार्क्स ने क्या है एक्सप्लेन किया है सोशल चेंज को, उन्होंने इसको क्लोजली लिंक किया है टू द इकोनॉमिक फोर्सेस एंड क्लास रिलेशन। According to Marx, history is not shaped mainly by ideas or great individuals, but by the way people produce goods and organize economic life. So this approach is called historical materialism. मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका क्या है, जो हिस्ट्री है ये सिर्फ आइडियाज़ और ग्रेट इंडिविजुअल्स को द्वारा शेप नहीं होता है, बल्कि कैसे लोग गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ को ठीक है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो जो ये अप्रोच है इसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। Marx believed that every society is based on a mode of production which includes the means of production, that is land, tools, factories, machines and the relation of production, that is the relationship between owners and workers. Marx क्या है आपके ये बिलीव करते हैं कि जो भी सोसाइटी होती है वो आपकी मोड ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड होती है, जो कि इंक्लूड करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आपके लैंड हो गए, टूल्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, मशीन्स हो गए, ये सब आपके क्या है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। और आपका रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर्स। ठीक है, सो एज सोसाइटी डेवलप्स चेंजेस इन प्रोडक्शन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है तो जो चेंजेस होते हैं प्रोडक्शन में वो क्या करते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं बिटवीन द सोशल क्लासेस। So these conflicts became the main driving force of a social change. So जो ये आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं ये क्या है, मेन ड्राइविंग फोर्स बनते हैं आपके सोशल चेंज के। Now we will look class struggle as the motor of change. So for Marx, class struggle is central to understanding history. यानी कि क्लास स्ट्रगल क्या है, बहुत ही ज़रूरी है हिस्ट्री को समझने के लिए। सो अलग अलग पीरियड्स में हमें क्या देखने को मिलता है, जो अलग अलग क्लासेस हैं दे हैव इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्लेव्स और मास्टर्स हमें एंशिएंट सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, ये क्या है कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। लॉर्ड्स और सर्व्स हमें फ्यूडल सोसाइटी में देखने को मिलते हैं और कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स हमें मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। सो कैपिटलिज्म में क्या है, जो सोसाइटी है वो मेनली दो क्लासेस में डिवाइडेड होती है आपकी। फर्स्ट आपके बुर्जुआजी क्लास, सेकंड इज प्रोलेटारिएट। सो बुर्जुआजी कौन होते हैं आपके, जो ओनर्स होते हैं फैक्ट्रीज के, लैंड्स के और कैपिटल्स के। प्रोलेटारिएट में आपके कौन आते हैं, जो वर्कर्स अपनी लेबर को सेल करते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाएं। सो मार्क्स आर्ग्यूड दैट द बुर्जुआजी एक्सप्लॉइट्स द प्रोलेटारिएट बाय पेइंग वेजेस लोअर देन द वैल्यू वर्कर्स क्रिएट। सो मार्क्स क्या है आपके ये आर्ग्यू करते हैं, जो आपकी बुर्जुआजी है वो क्या है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोलेटारिएट को, वो उनको बहुत ही कम पे करते हैं देन द वैल्यू वर्कर्स क्रिएट। सो दिस एक्सप्लॉइटेशन लीड टू इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड डिससैटिस्फैक्शन अमंग द वर्कर्स, क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर सोशल चेंज। सो जो ये एक्सप्लॉइटेशन है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है और डिससैटिस्फैक्शन है अमंग द वर्कर्स, जिसकी वजह से कंडीशंस क्रिएट होती हैं सोशल चेंज की।
Contradiction of capitalism. So Marx believed capitalism contained internal contradictions. मार्क्स क्या है आपके ये बिलीव करते हैं जो कैपिटलिज्म है उसमें क्या है वो आपके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं. While capitalism increases production and wealth, it also creates unemployment, economic crisis and extreme inequality. यानी कि जो आपका कैपिटलिज्म है वो आपके प्रोडक्शन और वेल्थ को तो इंक्रीज करता है, लेकिन ये क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस और एक्सट्रीम इनइक्वालिटी को जनरेट करता है. सो वर्कर्स बिकेम एलियनेटेड फ्रॉम देयर वर्क, द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर एंड इवन फ्रॉम अदर पीपल. वर्कर्स क्या है आपके एलियनेट हो जाते हैं यानी कि आइसोलेटेड हो जाते हैं उनके वर्क से, उनके प्रोडक्ट ऑफ लेबर से एंड इवन फ्रॉम द अदर पीपल. सो ओवर टाइम दिस प्रॉब्लम इंटेंसिफाई एंड मेक कैपिटलिज्म अनस्टेबल. सो टाइम के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ये इंटेंसिफाई होती हैं और कैपिटलिज्म को अनस्टेबल बनाती हैं. रिवोल्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. सो मार्क्स आर्ग्यूड दैट ग्रेजुअल रिफॉर्म्स आर नॉट इनफ टू एंड एक्सप्लॉयटेशन. रियल सोशल चेंज रिक्वायर्स अ रेवोल्यूशन where the working class overthrew the capitalist system. मार्क्स आपके क्या हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स हैं वो इनफ नहीं होंगे एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए, बल्कि जो रियल सोशल चेंज है उसके लिए हमें रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, जहाँ पे कि क्या है जो वर्किंग क्लास है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करेगी. सो ये रेवोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होगा बल्कि इकोनॉमिक और सोशल भी होगा. सो रेवोल्यूशन के बाद जो मार्क्स हैं वो बिलीव करते हैं कि अब एक सोशलिस्ट सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें कलेक्टिवली ओन किया जाएगा. सो इन द ट्रांजिशनल स्टेज known as the dictatorship of the proletariat, the working class would contain the state to eliminate class differences. So ट्रांजिशनल स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट बोलते हैं. तो यहाँ पे जो वर्किंग क्लास होती है वो कंट्रोल करेगी स्टेट को ताकि वो एलिमिनेट करे क्लास डिफरेंसेस को. इवेंचुअली this would lead to communism, a classless and stateless society where there is no exploitation and resources are shared according to the need. इवेंचुअली इससे क्या होगा आपका कम्युनिज्म को लीड होगा जो कि एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी को क्रिएट कर देगा जहाँ पे कि कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और जो रिसोर्सेज होंगे आपके वो शेयर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी कि जैसे जैसे जिसकी नीड होगी वैसे वैसे रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा. इन कंक्लूजन we can say that Marx viewed social change as a result of economic forces and class struggle. मार्क्स क्या है सोशल चेंज को देखते हैं कि वो एज अ रिजल्ट ऑफ वो क्या है आपको जो सोशल चेंज है वो रिजल्ट है इकोनॉमिक फोर्सेस का और क्लास स्ट्रगल का. वो बिलीव करते हैं जो कैपिटलिज्म है वो इनएविटेबली कोलैप्स हो जाएगा ड्यू टू इट्स कॉन्ट्राडिक्शन एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय सोशलिज्म थ्रू रेवोल्यूशन. यानी कि जो कैपिटलिज्म है उसको हम सोशलिज्म से रिप्लेस कर सकते हैं रेवोल्यूशन के थ्रू. सो फॉर मार्क्स रेवोल्यूशन वाज नेसेसरी टू क्रिएट अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास डोमिनेशन. तो मार्क्स के लिए क्या है आपका जो रेवोल्यूशन था वो बहुत ही नेसेसरी था कि एक हम जस्ट और इक्वल सोसाइटी को क्रिएट कर सके जो कि फ्री होगी एक्सप्लॉयटेशन से और क्लास डोमिनेशन से. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया. वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, इन व्हाट वेज डज इट डिफर फ्रॉम द पावर. ठीक है, यानी कि अथॉरिटी क्या होती है और ये कैसे पावर से अलग है. सो अथॉरिटी रिफर्स टू द लेजिटिमेट राइट to give orders and expect obedience. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है आपका, ये एक लेजिटिमेट राइट होता है ऑर्डर देने का और ओबीडियंस को एक्सपेक्ट करने का. सो ये एग्जिस्ट करता है जब लोग एक्सेप्ट करते हैं कमांड्स को एज राइटफुल एंड जस्टिफाइड. अथॉरिटी सिर्फ आपके फोर्स पे बेस्ड नहीं होती बल्कि ये बेस्ड होती है आपकी सोशल अप्रूवल पे, लॉज, कस्टम और एक्सेप्टेड रूल पे. फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए टीचर की क्या है अथॉरिटी होती है स्टूडेंट्स के ऊपर क्योंकि जो स्कूल का सिस्टम है और सोसाइटी होती है ये इस रोल को रिकॉग्नाइज करती है. सो पीपल क्या है उनकी अथॉरिटी को ओबे करते हैं फियर की वजह से, यानी कि डर की वजह से नहीं उनकी अथॉरिटी को ओबे करते हैं बल्कि क्योंकि वो बिलीव करते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपर और एक्सेप्टेबल है टू डू सो. So the sociologist Max Weber explained authority as power that is seen as legitimate. जो आपके मैक्स वेबर हैं, ठीक है, ये एक सोशोलॉजिस्ट है, ये एक्सप्लेन करते हैं कि अथॉरिटी एक ऐसी पावर है जिसको कि लेजिटिमेट देखा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर जो आपकी अथॉरिटी है
वो स्मूथली वर्क करती है जब लोग बिलीव करते हैं कि दैट दोज इन कमांड हैव अ राइटफुल क्लेम टू रूल. सो अथॉरिटी देयरफॉर हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. यानी कि अथॉरिटी की मदद से क्या है, हम ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं सोसाइटी में. जो गवर्नमेंट्स होती हैं, कोर्ट्स, पुलिस, पेरेंट्स एंड रिलीजियस लीडर्स, दे ऑल एक्सरसाइज अथॉरिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स. यानी कि ये क्या है, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में. सो मीनिंग ऑफ पावर. सो पावर ऑन द अदर हैंड इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन अगेंस्ट देयर विल. पावर क्या होता है कि अगर कोई भी एबिलिटी हो कि हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकें या किसी के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें बिना उनकी मतलब उनकी मर्जी के, तो इसको हम पावर बोलते हैं. इट डज नॉट नेसेसरीली डिपेंड ऑन लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस. ये आपका लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. अ पर्सन और अ ग्रुप में हैव पावर बिकॉज ऑफ वेल्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ, वेपन्स, पॉलिटिकल पोजिशन और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. यानी कि लोगों के पास या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास पावर हो सकती है वेल्थ की वजह से, फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, वेपन्स, पॉलिटिकल पोजीशन या फिर कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज की वजह से. सो पावर को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं थ्रू फोर्स, प्रेशर, थ्रेट्स और मैनिपुलेशन. फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसके पास पावर होगी ओवर द पीपल थ्रू फेयर, यानी कि डर की वजह से. बट जो ये पावर है ये आपकी लेजिटिमेट पावर नहीं है. बिकॉज पीपल ओबे नॉट बिकॉज दे बिलीव इट इज राइट बट बिकॉज दे वॉन्ट टू अवॉइड हार्म. यानी कि लोग क्यों इसको ओबे करते हैं, क्योंकि वो बिलीव ऐसे वो बिलीव नहीं करते कि ये सही है, बल्कि क्यों, क्योंकि वो हार्म को अवॉइड करना चाहते हैं. सो डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर. सो लेजिटिमेसी. सो अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी एंड एक्सेप्टेंस. पावर में एग्जिस्ट विद और विदाउट लेजिटिमेसी. यानी कि जो आपकी अथॉरिटी है वो क्या है, आपकी लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस पे बेस्ड होती है. बट जो आपकी पावर है वो विद और विदाउट लेजिटिमेसी भी एग्जिस्ट कर सकती है. Basis of obedience. So in authority, people obey willingly because they believe the command is right. यानी कि अथॉरिटी में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो विलिंगली ओबे करते हैं क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि जो कमांड है वो सही है. पर पावर में क्या है, लोग डर की वजह से या फिर कंपल्शन की वजह से ओबे करते हैं. स्टेबिलिटी. अथॉरिटी इज जनरली मोर स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग. अथॉरिटी क्या है आपकी, जनरली ज़्यादा स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है. पावर क्या होती है आपकी, बेस्ड होती है ओनली ऑन फोर्स और ये ऑफर टेम्पररी और अनस्टेबल होती है. यूज़ ऑफ फोर्स. सो अथॉरिटी में हम क्या है, फोर्स को हम नेसेसरीली यूज़ नहीं करते हैं, बट पावर क्या है हमारी डिपेंड होती है ऑन द यूज़ और थ्रेट ऑफ फोर्स. मॉरल एक्सेप्टेंस. सो अथॉरिटी क्या है आपकी, ये मोरली और सोशली अप्रूव्ड होती है, बट पावर में क्या है, मॉरल अप्रूवल लैक होती है. सो द पॉलिटिकल थिंकर थॉमस हॉब्स emphasized power as control and dominance, while sociologists like Weber states that authority is power that people consider rightful. जो पॉलिटिकल थिंकर्स है जैसे कि थॉमस हॉब्स हो गए, ये एम्फोसाइज करते हैं कि पावर क्या है, एज कंट्रोल एंड डोमिनेंस. जबकि जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो वेबर, वो स्ट्रेस करते हैं जो अथॉरिटी है वही आपकी पावर है जो कि लोगों को जो लोग कंसिडर करते हैं कि वो राइटफुल है. सो इन सिंपल वर्ड्स, ऑल अथॉरिटी इज पावर बट नॉट ऑल पावर इज अथॉरिटी. यानी कि जितनी भी अथॉरिटी है वो सारी पावर है, बट जो सारी पावर है वो आपकी अथॉरिटी नहीं है. सो अथॉरिटी वर्क्स थ्रू लेजिटिमेसी एंड कंसेंट. यानी कि अथॉरिटी आपकी क्या है, लेजिटिमेसी और कंसेंट के थ्रू काम करती है, जबकि जो पावर है वो आपके फेयर और प्रेशर की वजह से काम करते हैं. सो अ वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी डिपेंड्स मोर ऑन अथॉरिटी दैन ऑन रॉ पावर. यानी कि जो आपकी एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी होगी वो अथॉरिटी पे ज़्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो आपकी इंश्योर करती है कोऑपरेशन को, ऑर्डर को और सोशल हार्मनी को. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस मार्क्स व्यू ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी. यानी कि मार्क्स का क्या व्यू है पॉलिटिकल इकोनॉमी पे. सो कार्ल मार्क्स डेवलप्ड his view of political economy to explain how capitalism works and why it creates inequality. कार्ल मार्क्स क्या है, ये डेवलप करते हैं अपना व्यू पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे कैपिटलिज्म वर्क करता है और क्यों ये इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है. सो पॉलिटिकल इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, मार्केट्स और ट्रेड. इट इज मेनली अबाउट रिलेशंस बिटवीन सोशल क्लासेस, स्पेशली बिटवीन दोज हु ओन प्रॉपर्टी एंड दोज हु वर्क फॉर देम. पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ मनी, मार्केट्स और ट्रेड के बारे में नहीं है, बल्कि ये मेनली है अबाउट द
रिलेशंस बिटवीन द सोशल क्लासेस, स्पेशली उनके बारे में जो कि प्रॉपर्टी को ओन करते हैं एंड जो उनके लिए काम करते हैं। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म. Marx strongly criticized the capitalist system. He believed that capitalism is based on private ownership of the means of production such as factories, land and machines. जो आपके कार्ल मार्क्स हैं ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को। ये बिलीव करते हैं जो आपका कैपिटलिज्म है वो बेस्ड है आपके प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, जैसे कि फैक्ट्रीज, लैंड्स, मशीन्स। सो दीज आर ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। ये आपके ओन्ड होते हैं कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा, जो आपकी बुर्जुआजी होते हैं, जबकि जो आपकी वर्किंग क्लास होती है यानी कि जो प्रोलेटारिएट होते हैं वो सिर्फ अपनी लेबर पावर को ओन करते हैं। सो वर्कर्स को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी लेबर को सेल करें सर्वाइव करने के लिए, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट होती है। Theory of labor value. So one of the most important ideas in Marx's political economy is the labor theory of value. So जो बहुत ही important idea है मार्क्स की political economy में वो है आपका labor theory of value. मार्क्स आर्ग्यू करते हैं जो वैल्यू है कमोडिटी की उसे क्रिएट किया जाता है ह्यूमन लेबर के द्वारा। सो हाउएवर जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ही कम पे किया जाता है एंड जो कि वो वैल्यू को प्रोड्यूस करते हैं। सो द रिमेनिंग वैल्यू कॉल्ड सरप्लस वैल्यू, यानी कि जो बची हुई वैल्यू है, जो आपका सरप्लस वैल्यू है, वो कैपिटलिस्ट के द्वारा लिया जाता है एज अ प्रॉफिट। सो जो ये सरप्लस वैल्यू है ये मेन सोर्स होता है एक्सप्लॉयटेशन का इन द कैपिटलिज्म। एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियनेशन. So Marx believed that capitalism exploits workers by extracting surplus value from their labor. मार्क्स बिलीव करते हैं जो कैपिटलिज्म है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है उनकी सरप्लस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके उनकी लेबर से। सो वर्कर्स के पास बहुत ही कम कंट्रोल होता है उनके वर्क के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं। सो इसकी वजह से एलियनेशन हो जाता है, जो कि वर्कर्स क्या करते हैं, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं उनकी लेबर से फ्रॉम द प्रोडक्ट्स दे मेड, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स को वो बनाते हैं, और सोसाइटी से, और इवन फ्रॉम देमसेल्व्स। सो वर्क बिकम्स मैकेनिकल, वर्क क्या है, मैकेनिकल बन जाता है और मीनिंगलेस बन जाता है रादर देन क्रिएटिव और फुलफिलिंग। रोल ऑफ द स्टेट एंड आइडियोलॉजी. सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, political institutions like the state, law and government support the interest of the ruling capitalist class. मार्क्स के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि स्टेट, लॉ और गवर्नमेंट, ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास। सो जो स्टेट है वो एक्ट करता है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। कैपिटलिस्ट आइडियाज जैसे कि फ्री मार्केट, प्राइवेट प्रॉपर्टी और कंपटीशन, इनको प्रमोट किया जाता है एज नेचुरल और फेयर, बट मार्क्स इनको एक टूल देखते हैं कि जस्टिफाई इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन। सो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म. सो मार्क्स बिलीव्ड दैट कैपिटलिज्म कंटेन्स इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन. मार्क्स क्या है आपका बिलीव करते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसमें क्या है, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। कंपटीशन क्या है, फोर्स करता है कैपिटलिस्ट को कि वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और वेजेस को रिड्यूस करें, जिसकी वजह से इवेंचुअली इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है और पॉवर्टी होती है। सो जो ये क्राइसिस है ये एक्सपोज करते हैं वीकनेस ऑफ द कैपिटलिज्म और इंक्रीज करते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन द वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट। कंक्लूजन. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो मार्क्स का व्यू है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, वो प्रेजेंट करता है कैपिटलिज्म को एज एन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जो कि आपका बेस्ड है क्लास इनइक्वालिटी पे। सो वह एम्फोसाइज करते हैं लेबर को एज द ट्रू सोर्स ऑफ वैल्यू और हाईलाइट करते हैं कि कैसे प्रॉफिट, ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स से आता है। सो जो मार्क्स है वो बिलीव करते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग, अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उससे क्या है, वर्किंग क्लास जो है वो अवेयर हो पाएगी अपने एक्सप्लॉयटेशन के, और वो इवेंचुअली लीड करेगा टू द ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ क्लासलेस socialist society. So Marx believed that understanding political economy would help the working class become aware of their exploitation and eventually lead to the overthrow of capitalism and the establishment of a classless socialist society. Now we will move to the next question. Explain the influence of German philosophy and idealism on Marx idea. यानी कि इन्फ्लुएंस क्या रहा जर्मन फिलोसफी और आइडियलिज्म का मार्क्स के आइडियाज पे. सो कार्ल मार्क्स वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड by German philosophy, especially German idealism, during his early intellectual development. कार्ल मार्क्स क्या है आपके, बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस हुए हैं जर्मन की फिलोसफी से, स्पेशली उनके जर्मन आइडियलिज्म से, ड्यूरिंग हिज अर्ली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जब उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा था. सो हाउएवर मार्क्स डिड नॉट एक्सेप्ट दीज आइडियाज ब्लाइंडली, यानी कि
फिर भी जो मार्क्स हैं उन्होंने इन आइडियाज़ को क्या है ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया, इंस्टेड क्या है उन्होंने क्रिटिकली एग्जामाइन किया उन्हें और फाइनली उन्हें ट्रांसफॉर्म किया इनटू इट्स ओन मटेरियलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी थ्योरी। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्मन फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने कि मार्क्स की थिंकिंग को शेप किया वो थे आपके GWF हेजल एंड लुडविग फ्योरबाच। सो इन्फ्लुएंस ऑफ हेजल्स आइडियलिज्म। सो हेजल्स फिलोसफी हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन मार्क्स। हेजल की फिलोसफी का क्या है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है मार्क्स पे, स्पेशली हिज डायलैक्टिकल मेथड। सो हेजल बिलीव दैट रियलिटी डेवलप्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हेजल आपके क्या है ये बिलीव करते हैं जो रियलिटी होती है वो आपकी डेवलप होती है एक प्रोसेस के थ्रू, जो आपका प्रोसेस है कॉन्ट्रडिक्शन का। सो अकॉर्डिंग टू हिम जो हिस्ट्री है वो मूव करती है फॉरवर्ड थ्रू अ क्लैश ऑफ आइडियाज, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। सो आपके हेजल है वो आर्ग्यू करते हैं जो ड्राइविंग फोर्स होता है हिस्ट्री का वो होता है आपका आइडिया या फिर स्पिरिट, नॉट मटेरियल कंडीशंस। सो इसीलिए वो क्या है जो उनकी फिलॉसफी है उसको वो आइडियलिज्म बोलते हैं। So Marx admired Hegel's dialectical way of thinking because it showed that society is not static but constantly changing. तो मार्क्स क्या है आपके हेजल के जो डायलेक्टिकल वे है थिंकिंग का उसको एडमायर करते हैं क्योंकि वो शो करता है जो सोसाइटी है वो स्टैटिक नहीं है बल्कि वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। सो हावेवर जो मार्क्स है वो रिजेक्ट करते हैं हेजल के इस बिलीफ को कि आइडियाज़ क्या है आपकी रियलिटी को डिटरमाइन करते हैं। सो मार्क्स फेमसली ये बोलते हैं कि he had turned Hegel upside down. So he kept Hegel's dialectical method but replaced idealism with materialism. उन्होंने क्या है हेजल के डायलेक्टिकल मेथड को तो रखा ठीक है बट उन्होंने क्या किया आइडियलिज्म को रिप्लेस किया विद मटीरियलिज्म। सो फॉर मार्क्स इट इज नॉट द आइडियाज दैट शेप द सोसाइटी, यानी कि मार्क्स के लिए क्या है आपका आइडियाज नहीं है जो कि सोसाइटी को शेप करते हैं बल्कि मटीरियल कंडीशंस होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक रिलेशंस, प्रोडक्शन और क्लास स्ट्रक्चर जो कि सोसाइटी को शेप करते हैं। Influence of Feuerbach's materialism. So Ludwig Feuerbach criticized Hegel's idealism and argued that material reality and human beings are more important than abstract ideas. यानी कि जो आपके लुडविग फ्यूअरबाच है ये क्रिटिसाइज करते हैं हेजल के आइडियलिज्म को और आर्ग्यू करते हैं जो क्या की मटेरियल रियलिटी है और ह्यूमन बींग्स है ये क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के मुकाबले। सो जो फ्यूअरबाच है ये स्पेशली अटैक करते हैं रिलीजन को, क्लेमिंग दैट गॉड इज ह्यूमन क्रिएशन। ठीक है, यानी कि ये अटैक करते हैं रिलीजन को और ये क्लेम करते हैं जो गॉड है आपके वो ह्यूमन क्रिएशन है, रिफ्लेक्ट करते हैं ह्यूमन नीड्स और डिजायर को। सो दिस इन्फ्लुएंस्ड मार्क्स ग्रेटली, स्पेशली हिज क्रिटिक ऑफ रिलीजन एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट डिस्ट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम रियल सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है मार्क्स को बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली जो उनका क्रिटिक है रिलीजन को लेके एज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम रियल सोशल प्रॉब्लम्स। So, however, Marx also criticized Feuerbach. So, Feuerbach's materialism was passive. He explained the world but did not suggest how to change it. यानी कि मार्क्स क्या है उन्होंने फ्यूअरबाच को भी क्रिटिसाइज किया है, जो उनका मटेरियलिज्म था वो बहुत ही पैसिव था, उन्होंने एक्सप्लेन किया वर्ल्ड को बट उन्होंने सजेस्ट नहीं किया कि कैसे उसको चेंज करना है। तो मार्क्स बिलीव करते हैं जो फिलोसफी है दैट शुड नॉट ओनली इंटरप्रेट द वर्ल्ड, यानी कि वो सिर्फ वर्ल्ड को इंटरप्रेट नहीं करनी चाहिए बल्कि ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए इट थ्रू रिवोल्यूशनरी एक्शन। सो जो ये आइडिया है ये सेंट्रल बन जाता है मार्क्स के थॉट को। सो फ्रॉम जर्मन आइडियलिज्म टू मार्क्सिज्म। सो मार्क्स कंबाइंड हेजल डायलेक्टिकल मेथड विद फ्यूअरबाच मटेरियलिज्म टू डेवलप डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सो मार्क्स ने क्या किया आपके जो हेजल का डायलेक्टिकल मेथड था और फ्यूअरबाच का मटेरियलिज्म था उसको ठीक है कंबाइन किया टू डेवलप द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। उन्होंने अप्लाई किया इस मेथड को टू द सोसाइटी एंड हिस्ट्री जिसकी वजह से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्रिएट हुआ। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो हिस्ट्री है वो डेवलप होती है थ्रू क्लास स्ट्रगल एंड वो ड्राइवन होती है बाय द इकोनॉमिक फोर्सेस रादर देन आइडियाज। सो कंक्लूजन, इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट जो जर्मन फिलोसफी है वो एक क्रूशियल रोल को प्ले करती है इन शेपिंग द मार्क्स आइडियाज। सो जो आपका हेजल है वो टॉट करते हैं मार्क्स को कि कैसे सोचना है इन टर्म्स ऑफ चेंज एंड कॉन्ट्रडिक्शन, जबकि जो फ्यूअरबाच है ये आपके पुश करते हैं हिम टुवर्ड्स द मटेरियलिज्म। So Marx went beyond both thinkers and created a new theory that explains society in terms of economic conditions, class struggle, and revolutionary change, laying the foundation of the modern Marxism. So Marx क्या है इन दोनों थिंकर्स के भी बियॉन्ड जाते हैं और एक नई थ्योरी को क्रिएट करते हैं जो कि सोसाइटी को एक्सप्लेन करती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, क्लास स्ट्रगल और रिवोल्यूशनरी चेंज, जो कि ले करता है फाउंडेशन फॉर ऑफ मॉडर्न मार्क्सिज्म। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।